हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। आई होप आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये मैटर चल रहा था। इसका मतलब था कि क्या हमारे आसपास जो पदार्थ है वो सब शुद्ध है, क्या वो किसी एक ही तरह के मटेरियल के बने हुए हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे। अभी तक इसके पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा कि जो मैटर है वो मिक्सचर भी हो सकता है। जो मिक्सचर है वो कई तरह के होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि सल्यूशन क्या है या फिर एलॉय क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं। या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्यूशन क्या हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ तक का चैप्टर जो है वो मेरे चैनल पे जाकर उसकी वीडियोस लिस्ट में देख सकते हैं। आज इस चैप्टर 2 का पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी आपकी क्लास के सब्जेक्ट का वीडियो आए वो आपको जल्दी से पता लग जाए। तो आप जैसे कि जानते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन के क्या गुण होते हैं हम वहाँ तक कर चुके थे। आज हम पॉइंट कर रहे हैं 2.2.1 कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अभी तक आपने एक्टिविटी 2.2 में ये देखा, वी ऑब्जर्व्ड दैट ग्रुप ए एंड बी कंटेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा कि जो ए ग्रुप है और जो बी ग्रुप है उसमें जो मिक्सचर है उनका शेड मतलब उनके जो मिक्सचर का जो रंग है वो अलग है। मतलब एक मिक्सचर का रंग ज़्यादा गहरा है और एक मिक्सचर का रंग थोड़ा कम गहरा है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute एंड द सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अगर हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें जो घुलने वाली चीज़ है वो और जो घोलता है उन दोनों की मात्रा को अलग अलग करके जो हमारा मिश्रण है उसकी घनता को, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको अलग किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डिल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि हमने जो पदार्थ किसी चीज़ में घोला है उस पदार्थ के घुलने की मात्रा पे ये डिपेंड करेगा कि वो एक डिल्यूट है, मतलब वो एक पतला सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा है, और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन या वो सैचुरेटेड है। अब ये तीनों क्या है ये हम जानते हैं। डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। अब हम यहाँ पहले ध्यान से समझ लेते हैं। डिल्यूट का मतलब है जब हम एक मिश्रण में, एक लिक्विड में जो दूसरी चीज़ है वो बहुत कम मात्रा में डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जब हम एक घोल में कोई चीज़ कम नहीं, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम किसी भी घोल को सैचुरेटेड तब बोलते हैं जब उसमें जो चीज़ हम घोल रहे हैं वो जिस मात्रा तक घोली जा सके, मतलब उसके बाद वो मात्रा, वो जो चीज़ है वो उस घोल में घुलनी बंद हो जाए। जैसे हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने जो है एक गिलास पानी में चीनी को घोला था। तो जब हम चीनी को जब हमने उसमें 1 या 2 चम्मच चीनी घोले तो दैट इज़ अ डिल्यूट। लेकिन जब हमने उसमें 8-10 चम्मच या एक तरह से 12 चम्मच चीनी घोली तो दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेट। और लेकिन जब हम उसमें उतनी चीनी घोल दें जितनी घुलने के बाद जो है वो जो चीनी है उसमें घुलनी बंद हो जाए और नीचे बैठ जाए, उसके तल पे नीचे बैठ जाए, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें हम घुलने वाले पदार्थ को और न घोल पाएँ। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, कहते हैं टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन अ 2 सेपरेटेड बीकर्स। मतलब 2 बर्तनों में 50 ml पानी ले। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टरिंग। अब आप एक बर्तन में नमक घोलें और दूसरे में आप
जो है चीनी घोलें या फिर बेरियम क्लोराइड घोलें। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। और जब आप उसमें और चीज़ ना घोल पाएँ, मतलब जब आप उसमें पहले बीकर में आप और नमक ना घोल पाएँ और दूसरे में जब आप और चीनी या बेरियम क्लोराइड ना घोल पाएँ, तो आप पानी को गर्म कर दें। एंड नाउ स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। अब आप उसमें जो आप घोल रहे हैं नमक या चीनी या बेरियम क्लोराइड, उसको और घोलना शुरू कर दें। Is the amount of salt or sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? क्या जो चीनी पानी या बेरियम क्लोराइड आपने घोला है वो सेम मात्रा में घुलेगा? At a particular temperature the solution has the solution that has dissolved at as much as solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। तो अभी तक मैंने आपको ये जो बताया ये वही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जब हम किसी एक टेम्परेचर पे किसी घोल में जब हम एक चीज़ को या सोल्यूट को उतना घोल दें जितना घुलने के बाद कि वो और ऐड होनी बंद हो जाए, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। या दूसरी भाषा में, जब हम एक घोल में और सॉल्यूट न घोल पाएँ तो हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड मानते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जितना भी हम जो मिश्रण हम उसमें घोल पाए, जितनी मात्रा में हम वो मिश्रण उसमें घोल पाए, उस मात्रा को जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। If the amount of solute contained in the solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution। मतलब जब किसी वस्तु को जो हम उस घोल में घोलते हैं, अगर उसकी मात्रा कम घुली हो तो हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जब उसमें अभी और कैपेसिटी बची हो कि हम उसमें और चीज़ों को घोल पाएँ, तो हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब जिसमें अभी सैचुरेशन ना आई हो। Now, what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? मतलब आपको क्या होगा, तब क्या होगा अगर हम किसी जो सोल्यूशन है, वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है या जो सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अगर हम उस सोल्यूशन को किसी एक टेम्परेचर तक गर्म करें और उसके बाद उसको जल्दी से ठंडा कर दें। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ एट द सेम टेम्परेचर। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं एट गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर हम एक ख़ास मात्रा तक किसी तरल को गर्म कर लेते हैं तो उसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग मात्रा में घोली जा सकती हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हम किसी चीज़ में एक दूसरी वस्तु को कहाँ तक घोल पाते हैं, तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा मात्रा में घुली हो। और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी एक खास मात्रा में या किसी एक खास भार में जब हम किसी चीज़ को किसी लिक्विड में घोल देते हैं, तो concentration of a solution is equal to amount of solute upon amount of solution और amount of solute upon amount of solvent। मतलब ये हुआ कि concentration का मतलब है कि उसमें हमने कितनी मात्रा में चीज़ घोली है upon किस में, मतलब जो चीज़ हमने घोली है उसकी कितनी मात्रा अपॉन वो चीज़ जिसमें वो घोली है उसकी कितनी मात्रा। तो सॉल्यूट की कितनी मात्रा है अपॉन जो सॉल्वेंट है उसकी कितनी मात्रा है। सो दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो अगर जो कॉन्सेंट्रेशन हम बनाते हैं उसको एक्सप्रेस करने का, उसको लिखने के कई तरीके हैं। बट हियर वी विल लर्न ओनली बाय 2 मेथड्स। परंतु हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ मास
बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब हम उसका जो मास है वो हम मास की परसेंटेज लेकर निकालेंगे, और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, और दूसरा है जहाँ पे हम मास को वॉल्यूम के साथ परसेंटेज निकालेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1 है, द सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम नमक है और पानी कितना है 320 ग्राम। नाउ कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो घुलने वाला है नमक, दैट इज़ 40 ग्राम्स, एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब जो जिसमें घोला जाएगा दैट इज़ 320 ग्राम्स, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, पूरे जो मिक्सचर है टोटल मास इसका कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स 360 ग्राम्स। नाउ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब जो चीज़ घुलनी है उसका मास अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ 360 इंटू 100 दैट इज़ 11.1%। तो ये आपको कभी कभी छोटा सा एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो डाल देते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। आपने अभी तक पढ़ा व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। अब ध्यान से देखिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच द सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस। सस्पेंशन का मतलब है नॉन होमोजीनियस, मतलब जो एक तरह के चीज़ों को जब हम नहीं घोलते तो a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. The particles of suspension are visible by naked eye. तो सस्पेंशन का मतलब है जब हम किसी चीज़ को दूसरे तरल पदार्थ में घोलते हैं और घुलने वाली चीज़ के जो कण हैं वो न घुले, वो पूरे से न घुले, और जिन्हें हम अपनी आँखों से आसानी से उस लिक्विड में तैरते हुए देख पाएँ, तो उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन, अब जो सस्पेंशन है ये कैसी होती है, क्या गुण है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो सस्पेंशन है वो हीट्रोजीनियस, उसमें सभी चीज़ें एक तरह की नहीं होती। उसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, मतलब हम अपनी आँखों से जो जो हमारी सस्पेंशन है उसके जो कण हैं उनको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर इन द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और जो अगर हम इस सस्पेंशन में, सस्पेंशन जो जिस बर्तन के लिक्विड में पड़े, जिस बर्तन में ये लिक्विड पड़ा है, अगर हम उस पर एक तरफ से लाइट डालें तो जो लाइट है वो उस पर से गुजरती हुई दिखेगी, और लाइट के बीच में जो है उसके जो कण हैं वो हिलते हुए दिखेंगे। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हम सस्पेंशन को बिना हिलाए छोड़ देते हैं तो जो घुलने वाले पदार्थ है वो नीचे बैठ जाते हैं। दैट इज़ द सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल, तो मतलब जो हमारी सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, उसके जो मिक्सचर है वो हमेशा सेम कंडीशन में नहीं रहते। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और जो हमारे इसके कण हैं, जो तैरते हुए कण हैं सॉल्यूट के, उनको हम फिल्ट्रेशन मतलब छान कर अलग कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। The mixture obtained by the group D in activity 2.2 is called a colloid or colloidal solution. The particles of colloid are uniformly spread through the solution. Due to the relatively smaller size particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. But actually, the colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो घुलने वाली चीज़ है उसके कण पूरी जो मिक्सचर है उसमें बराबर मात्रा में फैल जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, तो जो मिक्सचर है वो ऐसे लगता है जैसे सेम तरह के कणों से बना है, परंतु उसके जो कण हैं वो हमें अलग अलग दिख जाते हैं, जैसे कि मिल्क, जैसे पानी। अब यहाँ पे जैसे दूध की एग्जांपल है, आगे पढ़ते हैं। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with the naked eye, but these particles can easily scatter in the beam of visible light as observed in activity 2.2.
द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब इस घोल में होता क्या है, जो कोलाइडल जो हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स घुलते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, तो हम उनको सीधा अपनी आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन जो है हम उन आर्टिकल्स को फैलते हुए देख पाते हैं जब हम उनके बीच में से लाइट गुजारते हैं। तो जो ये बीच में से लाइट गुजरती है, इस इफ़ेक्ट को टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर था। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. अब जो टिंडल इफेक्ट है, हम इसको तब भी देख सकते हैं जब एक अंधेरे कमरे में किसी एक छोटे से छेद से लाइट आती है, तो जो वो लाइट है उसमें हम मिट्टी धूल के कणों को घुलते हुए या हिलते हुए देख पाते हैं। तो दिस हैपन्स बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हवा में हमारी मिट्टी के कण और जो धुएं के कण होते हैं वो घूम रहे होते हैं, और उनको हम लाइट की जो रोशनी की किरण आती है उसमें आसानी से देख पाते हैं। अब इसके बाद है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स tiny droplets of water which act as a particles colloid dispersed in water। ये जो आपका टिंडल इफेक्ट है, आप इसको किसी घने जंगल में देख पाते हो, जब दरख्तों के बीच में से या पेड़ों के बीच में से जो सनलाइट है वो ट्रैवल करके आती है, तो ये जो घने पेड़ होते हैं वहाँ जो हवा होती है उसमें पानी के छोटे छोटे कण रहते हैं जो घूमते हैं, जो पानी के कण रहते हैं जो तैरते रहते हैं, और जब सूरज की रोशनी की किरण आती है तो उसमें आप वो तैरते हुए पानी के कणों को बहुत आसानी से देख पाते हो। अब है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइड। तो जो कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है इसके क्या गुण हैं। कोलॉइड इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड जो है ये भी एक हीट्रोजीनियस मतलब अलग तरह का मिक्सचर, अलग पदार्थों से बना मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। लेकिन कोलॉइड में जो आपके मिक्सचर होता है, जो चीज़ घुलती है, उसके पार्टिकल्स, उसके कणों का साइज़ बहुत छोटा होता है कि हम उनको सीधा अपनी आंखों से नहीं देख पाते। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जो कोलॉइड होती है वो बहुत जो कोलॉइड्स होते हैं उसमें जो है जो लाइट है, जो अगर हम उसके बीच में से रास्ता बिजली को गुजारते हैं या लाइट गुजारते हैं, तो जो लाइट का रास्ता होता है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो इसमें जो हवा में घुली हुई चीज़ें होती हैं वो नीचे नहीं बैठती जब हम उनको बिना छेड़े छोड़ दें। दैट इज़ कोलाइड इज़ अ क्वाइट स्टेबल सोल्यूशन। तो मतलब जो कोलाइड होता है ये बहुत ही स्टेबल यानी हमेशा एक तरह रहने वाला सोल्यूशन होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इस केस में जो हमारे उसमें गुण है, जो उसमें हमारे जो हमारी चीज़ें घुली होती हैं हवा में, तो उन चीज़ों को हम फिल्ट्रेशन मतलब छानने से, छलनी से हम उन चीज़ों को अलग नहीं कर पाते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एक अलग तरह की जो टेक्निक है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, उस टेक्निक से या इस तरीके से हम जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो इसमें कण घुले होते हैं, उनको हम अलग कर पाते हैं। The components of colloidal solution are the dispersed phase and dispersion medium। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन बनता है इसमें जो चीज़ें घुली होती हैं वो डिस्पर्स्ड फेस मतलब बिखरे हुए फेस में होती है, एंड इन डिस्पर्शन मीडियम, और जिस चीज़ में वो घुलती हैं उसे हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस। मतलब वो चीज़ें जो घुलती हैं उनको हम सोल्यूट कहते हैं या उनको हम डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, उन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, और जिस चीज़ में ये डिस्पर्स्ड फेस घुलता है उसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं।
कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम उनके रूप के हिसाब से डिवाइड करते हैं, जैसे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। और ये अब डिपेंड करता है कि हम जिस चीज़ में घोल रहे हैं क्या वो एक सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं क्या वो एक सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब आपको यहाँ पे कुछ डेली एग्जाम्पल कॉमन दी गई हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स, जैसे कि डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो घुलने वाली चीज़ है वो लिक्विड है, डिस्पर्स्ड मीडियम जिसमें घुली है वो गैस है, तो ये बनता है एरोसॉल। जैसे कि हमारी धुंध हुई, हमारे बादल हुए, ये जो चीज़ें हैं ये बनती हैं कोलॉइड। इन इसको हम कोलॉइड बोलते हैं। सॉल्यूड, अब यहाँ पे जब एक सॉलिड घुलता है, गैस में घुलता है, तो वो बनती है धुआं या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो हमारी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं वो। अब गैस का लिक्विड में घुलना तो वो बनती है फोम। फोम मतलब झाग। जैसे कि गैस जो है जब वो लिक्विड में घुलती है तो एक उसकी एग्जांपल है फोम मतलब झाग, जैसे कि शेविंग क्रीम हुई। अब एक तरह से जो लिक्विड ही लिक्विड में घुलता है तो उसमें होता है एमल्शन, मतलब जैसे मिल्क हुआ, दूध हुआ, या फेस क्रीम जो हम क्रीम लगाते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में घुलता है तो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है, या मिट्टी होती है जो सॉलिड मतलब जो मिट्टी है जब पानी में घुलती है तो मड बनती है। गैस का सॉलिड में घुलना, अब गैस जब सॉलिड में घुलती है तो फोम मतलब झाग बनती है। कैसी फोम? जो हम फोम पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो, रबड़ हुई, स्पॉन्ज हुई, ये सब चीज़ें। लिक्विड सॉलिड, जब जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड में घुलता है तो बनता है जेल, जैसे जेली हुई, चीज़ हुई, बटर हुई। अब इसके बाद है सॉलिड ही सॉलिड में घुलता है और सॉलिड ही बने, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन हुए या मिल्की ग्लास हुआ। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं आम जिंदगी में कोलॉइड्स की। अब इसके बाद है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो मिक्सचर है उसमें से हम उसके कंपोनेंट्स को किस तरह से अलग कर पाते हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जितनी भी कुदरती रहने वाली चीज़ें हैं वो केमिकली प्योर नहीं हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। तो जो मिक्सचर है उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। तो इनको जो अलग करना है उस जो सेपरेशन है मतलब उनको अलग करने की प्रक्रिया से हम ये जो अलग जो चीज़ें मिक्सचर में घुली होती हैं उनको हम अलग अलग करके आसानी से हम उनके बारे में जान सकते हैं। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब वो मिक्सचर्स, वो मिश्रण जिनमें जो मिलने वाली चीज़ें, जिन चीज़ों से वो बनते हैं वो चीज़ें अलग अलग तरह की, अलग आकार की, अलग स्वभाव की होती हैं, वो होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो इन मिक्सचर्स में जो इनको बनाने वाले कण होते हैं उनको हम आसानी से छान कर या फिर हाथों से निकाल कर अलग अलग तरह के से अलग कर पाते हैं। समटाइम्स द स्पेशल टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, पर लाइफ में कभी कभी अलग तरीके यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि हम जो हमारे मिक्सचर हैं उनको, उनके कणों को या उनके कंपोनेंट्स को अलग कर पाएँ। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन अ कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। अब जो हमारी ब्लू ब्लैक इंक है उसमें से जो उसको रंग देने वाली कंपोनेंट है, जो उसको रंग देने वाली चीज़ है, हम उसको कैसे अलग करेंगे। फुल हाफ अ बीकर विद वाटर, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.4। ये एज सच क्वेश्चन के रूप में भी कभी हमारे एग्जाम्स में आती है। फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, जो आपका आधा बर्तन है उसको पानी से भरे। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, अब जो आपका बीकर है उसके ऊपर एक ग्लास मतलब एक कांच का बर्तन रखें।
पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो जो ग्लास आप देख पा रहे हैं, जो कांच का बर्तन देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आप थोड़े इंक की बूंदें डालें। ना स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब जो आपका बर्तन है उसको गर्म करें। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंक को सीधा गर्म नहीं करना चाहते। यू विल सी द इवेपोरेशन इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो आप देखेंगे जो वॉच ग्लास पे आपकी इंक पड़ी है उसमें वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज़ ऑन। जब तक वो वाष्पीकरण होता रहेगा आप तब तक उसको गर्म करते रहें। एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। जब जो आपका वॉच ग्लास है आप उसमें कोई चेंज ना देखें तब तक आप उसको गर्म करते रहें। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब उसको आप अच्छे से गर्म करें और अपने ऑब्जर्वेशंस को देखें। What do you think the glass what do you think has got evaporated from the watch glass? अब आपने क्या देखा कि अभी तक उस जो कांच का ढक्कन था उसके ऊपर से क्या ख़त्म हुआ। Is there a residue on the watch glass? जो वॉच ग्लास है क्या उस पर कुछ बचा? What is your interpretation? आपको क्या लगता है? Is ink a single substance, pure or is it a mixture? तो आपको क्या दिखा कि जो इंक है क्या उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है या वो मिश्रण है। We find that ink is a mixture of a dye in water। तो आपने अभी तक ये देखा कि जो इंक है वो एक तरह से एक डाई मतलब रंगने वाले पदार्थ का मिक्सचर है जो कि पानी में घुला है। Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो सॉल्वेंट है उसको उसकी सॉल्यूट से इवेपोरेशन के तरीके से अलग कर पाए। नाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि क्या आप जो दूध है उसमें से क्रीम को अलग कर पाते हैं। नाउ अ डेज मतलब आजकल वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वैरायटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। अगर आजकल आप मार्केट में दूध लेने जाएं तो वो 3 तरह का मिलता है, या तो फुल क्रीम होता है या टोन्ड होता है या फिर डबल टोन्ड होता है, और ये पैकेट्स में आसानी से मिलता है। दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो ये अलग अलग तरह का जो दूध होता है इसमें अलग अलग मात्रा में वसा या फैट पाया जाता है। अब आपके पास एक्टिविटी है टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आप एक टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मतलब पूरा क्रीम से भरा मिल्क लें। सेंट्रीफ्यूगेज इट बाय सेंट्रीफ्यूजिंग machine for 2 minutes. If the centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity in the home by using a milk churner using in a kitchen। मतलब आप इसको थोड़ी देर के लिए आपस में इसको घोट लें। घोटना मतलब उसको एक जो लकड़ी का डंडा रहता है जिसके नीचे एक गोल मुट्ठा बना रहता है, तो उसको लकड़ी के डंडे को अपनी उंगलियों में हाथों में रगड़ें जिससे जो दूध है वो रगड़ा जाएगा, मतलब जो दूध है वो हिलेगा, मिक्स होगा अच्छे से। अगर आपके पास वो मिक्सचर ना हो तो घर में आप जो दूध को अच्छे से घोटने वाला लकड़ी का एक औजार रहता है उससे आप उसको घोलें। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, अगर आपके पास घर के पास कहीं मिल्क की दूध की डेयरी हो तो आप उस वहाँ जाएं और उनको ये पूछें कि वो जो दूध है उसमें से क्रीम कैसे अलग करते हैं और उसमें से पनीर कैसे बनाते हैं। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। आपने दूध को अच्छे से मिक्स करने पे उसको अच्छे से लकड़ी के डंडे से हिलाने पे क्या देखा। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो कभी तक आपने ये देखा कि कई बार जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं मतलब जो ठोस कण होते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में होते हैं और फिल्टर पेपर में आसानी से निकल जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स ऑफ द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। तो जो इस तरह के मिक्सचर होते हैं उसमें हम फिल्ट्रेशन मतलब छानने की टेक्निक से हम उसकी चीज़ों को अलग नहीं कर पाते। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो इस तरह के मिक्सचर होते हैं इनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स उनको सेंटर में किसी एक डंडे या किसी एक ऐसी प्रक्रिया से बहुत
तेज़ स्पीड पे घुमाया जाता है, तो उस केस में जो उसके बीच में सॉलिड होता है वो अलग हो जाता है। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल हम लगाते हैं, यही सिद्धांत लगाते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ गति से घोलते हैं तो उसमें जो उसके भारी कण होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो एप्लीकेशंस, अब ये जो सेंट्रीफुगेशन है हम इसको कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो अलग अलग तरह के जो यूरिन टेस्ट होते हैं हमारी लेबोरेटरीज़ में या ब्लड टेस्ट होते हैं, हम उसमें भी इसको प्रयोग में लाते हैं। यूज़ इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम। तो जो डेयरीज़ होती हैं, दूध की डेयरी होती है वहाँ पे, या फिर घरों में हम क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए भी ये सिस्टम प्रयोग में लाते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। और यही प्रिंसिपल हम लगाते हैं घर में जो वॉशिंग मशीन है वहाँ, उसमें जो कपड़ों से पानी को निकालने के लिए भी हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो अभी तक आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अभी तक का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा है चैप्टर, आसानी से ठंडे दिमाग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है, जो आप चैनल की जो वीडियोस की लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है और अभी बाकी के 2 पार्ट और आएंगे। तो ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग। कहीं आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।